हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 बहुपद लेकर के आए हुए हैं। और बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद नाम के चैप्टर को बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में, बहुत ही आसान लैंग्वेज सीखने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि हम लोगों ने पढ़ क्या रखा है। बच्चों, हम लोगों का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से खत्म हो चुका है और अब मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। आइए तो इसे भी पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और समझते हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो बच्चों, चूंकि हम लोग का चैप्टर का नाम है बहुपद, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये बहुपद क्या होता है। और बहुपद को समझने के लिए, हालांकि ये क्लास 9 से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है, तो आप क्लास 9 के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं, जो फंडामेंटल चीजें हैं, उसे समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको समझना चाहिए। सबसे पहले आपको जरूरी है वो है आपका चर और अचर क्या होता है, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। बच्चों, एक होता है चर, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स, और जो अचर होता है इसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। ये दोनों में क्या अंतर है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अचर क्या होता है। बच्चों, अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब होता है कि जिसका वैल्यू कभी बदले नहीं, जिसका वैल्यू कभी चेंज ना करे। तो जैसे कि हमारे आसपास में जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं करता। आज जिसे हम 5 कह रहे हैं, काउंटिंग नंबर में क्या आएगा, 1 2 3 4 5, ये सारा एड ऑन। इस तरह से ये आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा। तो यदि कोई नंबर आज 5 है, तो आने वाले समय में भी वो 5 रहेगा, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। यदि कोई क्वांटिटी 10 केजी का है, तो वो 10 केजी रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि कोई चर है, यदि कोई चर वैल्यू होगा, तो चर वैल्यू में क्या आएगा, जितने भी अल्फाबेटिक्स नंबर होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ऐसे ऐसे जेड तक, इस तरह से आप जितना भी नंबर्स देखेंगे, जो अल्फाबेटिक नंबर होता है, उसे हम लोग कहते हैं चर टर्म। मतलब वो चर होता है, उसका वैल्यू बदलता रहता है। कैसे? तो सर, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, तो कभी x का वैल्यू 5 आता है, कभी x का वैल्यू 6 आता है, कभी x का वैल्यू -2 आता है, x का वैल्यू 8 आता है, कभी x का वैल्यू 0 भी हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही ऐसा चीज है जिसका अलग अलग वैल्यू आता है। तो चूंकि इन सबका वैल्यू अलग अलग होता है, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे चर टर्म कहेंगे, इसे हम लोग वेरिएबल्स कहेंगे। तो समझ में आ गया कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। बहुत ही आराम से समझ में आ गया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि क्या क्या टर्म आपको और सीखना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में आपको कुछ क्रियाकलाप करना है। इन दोनों को थोड़ा सा आपस में देखते हैं कि इन दोनों को ऐड ऑन करने से या इन दोनों से और क्या क्या संक्रियाएं बन सकती हैं। तो बच्चों, जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं या गुना करते हैं आपस में, तो क्या क्या बन सकता है। तो सबसे पहले यदि हम इन्हें जोड़े तो बन सकता है a + 6 बन सकता है, एक ये और एक ये। यदि इन दोनों को घटाएं तो 3x, सॉरी मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं x - 2 लिख सकते हैं। यदि गुना करें तो एक वेरिएबल मतलब एक चर और एक अचर टर्म को यदि हम साथ में लाते हैं और यदि वो आपस में गुना होता है, तो बस दोनों साथ में आ जाता है। इस तरीके से एक टर्म बन जाता है। चलो, यदि हम भागा करें तो इस तरह का प्रकार बनता है। इस तरीके से हमारे सामने कुछ कुछ नए नए टर्म सामने आ जाते हैं। जो एक चर और एक अचर, इन दोनों के आपस में मिलने की वजह से जो टर्म बन रहा है, वो इस तरीके से बन रहा है। बहुत आसानी से समझ में आ गया सर। चलिए आगे समझते हैं कि आखिर ये है क्या। अब हम लोग समझते हैं कि ये बहुपद क्या होता है। ये बहुपद क्या होता है और ये पद, सबसे पहले बहुपद को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये पद क्या है, मतलब टर्म्स क्या होते हैं। तो समझते हैं। चलो, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग समझते हैं कि बच्चों बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है। तो यदि आपको बहुपद को समझने के लिए एक बात का ध्यान रखना है कि यदि किसी भी तरह से चर और अचर के बीच का कोई भी हम दिखा रहे हो, तो उसके बीच में यदि प्लस या माइनस आ जाता है, यदि प्लस और माइनस आ जाता है, तो समझ लो वहां से टर्म्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग समझते हैं, जैसे कि हो गया 2x + 2, इसका मतलब ये अलग टर्म है, ये अलग, और इस तरीके से इसमें कितने पद हुए, तो इसमें पदों की संख्या 2 हुआ। लेकिन बच्चों, एक बात और है कि इसकी कुछ कुछ कंडीशन सी है कि आखिर बहुपद हम कहते कब है। तो बहुपद तब होगा, हम बहुपद तब कह सकते हैं जब पहला कंडीशन, सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो चर हमारे सामने है, जो भी चर टर्म है, ये चर का जो घात होगा, अब ये घात क्या है वो हम आपको सिखाएंगे अभी। तो जो चर होगा उसका जो घात होगा ना, ये हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए।
पूर्ण संख्या क्या होता है? तो जो 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये घात कब होगा? जब इसका पावर जो है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा। इसमें आप देखो तो इसमें x का पावर 1 है, इसका मतलब ये बहुपद है। यदि हम आपके सामने और भी कुछ एग्जांपल्स दें, जैसे कि 3x का पावर 2 प्लस 9, क्या ये एक तरह से बहुपद है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि x का पावर पूर्ण संख्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 6x का पावर 0, क्या ये भी एक तरह का बहुपद है? तो बच्चों आपको पता है कि जो पूर्ण संख्या होता है उसमें 0 भी आता है, और यहाँ पर जो चर टर्म है उसका जो पावर है वो भी 0 है, इसका मतलब ये भी एक तरह का बहुपद है। आगे कहीं हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आएगा कि 3x माइनस 2, अब बीच में माइनस है, क्या सर ये भी बहुपद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा कि जो चर टर्म है उसका केवल पावर देखना है, उसका जो पावर है वो यदि पूर्ण संख्या होगा तो ये एक बहुपद की कैटेगरी में आएगा। अब कौन सा आएगा ये हमें समझ में आ गया, कौन सा नहीं आएगा उसके बारे में बात करते हैं। कौन सा बहुपद नहीं है? तो बहुपद कौन सा नहीं हो सकता है? जैसे कि बच्चों यदि हम आपसे कहें कि रूट x, क्या ये बहुपद होगा? तो आप जानते हो कि रूट हटाते ही इसका जो पावर है वो 1/2 आता है। तो चूंकि इसका पावर एक पूर्ण संख्या नहीं हुआ, इसीलिए हम इसे एक बहुपद नहीं कहेंगे। अच्छा, x का पावर यदि माइनस में हो गया, यदि x का पावर माइनस में हो गया तब भी हम इसे एक बहुपद नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका जो पावर है वो पूर्ण संख्या रहा नहीं। तो सबसे बेसिक बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके आज का क्लास का आपको समझ में आ रहा है कि हम बहुपद तभी कह सकते हैं जब किसी भी पद में जो चर टर्म है उसका जो घात है, उसका जो पावर है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या बनाए। ऐसी स्थिति में ही हम उसे बहुपद कह सकते हैं। इस टर्म में भी नहीं कहेंगे क्योंकि x का पावर माइनस में आ गया। अच्छा, यदि हम इस तरह से कह दें कि 1/x का पावर 6 है, तो आप जानते हैं कि x का पावर 6 चूंकि नीचे में है तो इसे नीचे में सर तो ऊपर करो सर, तो ऊपर जब हम इसे करेंगे, जब हम ऊपर करेंगे तो देखो इसका पावर जो है नेगेटिव आ गया। अब जब पावर नेगेटिव है मतलब वो पूर्ण संख्या नहीं है, और यदि वो पूर्ण संख्या नहीं है बच्चों इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि बहुपद कौन सा होता है और बहुपद कौन सा नहीं होता है। एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी चर टर्म जो है, जिसमें चर टर्म है, उस चर टर्म का जो घात है वो कभी भी मतलब समझ लीजिए कि पूर्णांक में नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो वो कभी भी बहुपद नहीं होगा, उसका जो घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या में रहेगा, तभी हम कह सकते हैं कि वो टर्म जो है वो बहुपद है। अब समझते हैं कि बहुपद होता क्या है, बहुपद के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों जब हम समझते हैं कि बहुपद क्या है तो बहुपद को हम दो टर्म में बांट लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आपको ये ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसका नाम बहुपद क्यों हुआ, क्योंकि हम इसे सबसे पहले पद के आधार पे बांटेंगे। सबसे पहले किसके आधार पे बांटेंगे? पद के आधार पे बांटेंगे, और दूसरे साइड हम इसी को घात के आधार पे बांटेंगे। जब इन दो तरीके से आप कैटेगरी समझ लेंगे तो आपको बहुपद बहुत ही अच्छे से और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आओ समझते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि सर पद क्या होता है, तो पद के बारे में जब हम पद के नाम पे हम बहुपद को कैटेगराइज करते हैं तो हमने आपको कहा कि सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है प्लस और माइनस, बीच में क्या देखना है? प्लस और माइनस। कहने का मतलब यदि मेरे पास 2x है तो क्या इसमें एक पद है या दो पद है? तो बच्चों मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में गुना का साइन है। अब जब ये गुना का साइन है इसका मतलब ये जो है सो 2x अपने आप में एक सिंगल टर्म है, मतलब ये एक पद है, इसमें एक पद है। अच्छा नेक्स्ट बढ़े तो हो जाएगा, यदि मान लो कि 2x में यदि हम 6 जोड़ दें, यदि हम 2x में 6 जोड़ दें तो क्या ये एक ही पद हुआ? नहीं, अब बीच में प्लस आ गया है। प्लस आ गया मतलब ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। इस तरीके से इस बहुपद में टोटल दो पद है। इसमें कितने पद है बच्चों? दो पद है। अच्छा थर्ड क्वेश्चन में हम लोग लेते हैं 6x² माइनस 3x प्लस 6। अब इसमें क्या हुआ? तो आप देखेंगे बीच में प्लस और माइनस तीन टर्म बना रहे हैं, तीन सेपरेट पद बना रहे हैं, इसलिए इसमें तीन पद कहलाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 6x का पावर 3 माइनस 2x² प्लस 0। अब इसमें कितने पद है? तो बच्चों प्लस 0 है, इसका मतलब हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। अभी के लिए यहां पर जो है एक ये है और एक ये है, बीच में माइनस है, इसका मतलब इसमें दो पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो 6x² माइनस 2x प्लस 6 प्लस 3x का पावर 3। यदि ऐसा हम बात कर ले कि इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने हो तो बीच में यदि प्लस माइनस का सेपरेशन हम लोग देखें तो हमारे पास टोटल कितने पद बन रहे हैं? 1 2 3 4। तो बच्चों इसमें बहुत सारे पद हो गए, इसमें टोटल 4 पद हो गए। अब समझते हैं इसका नाम। यदि किसी में एक पद है तो इसे हम कह देते हैं एक पद, एक पद ही बोल देंगे।
या एक पद बोल देंगे। यदि इसमें 2 है तो इसे हम द्विपदी बोल देंगे। अच्छा, यदि 3 है तो उसे हम त्रिपद बोल देंगे। यदि 4 है तो हम इसे चतुर्पद कह देंगे, चतुर्पद कह देंगे, चतुर्पद कह देंगे। अच्छा, ये भी 2 है तो इसको हम द्विपद कह देंगे। अब बच्चों आप जैसे कि पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, कहीं कोई आर्टिकल, कोई सामान एक है तो उसे हम एक वचन, और एक से ज्यादा होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। उसी तरीके से यदि इसमें एक पद होगा, यदि इसमें एक पद होगा तो आप उसे एक पद ही कहेंगे, लेकिन एक से जैसे ही ज्यादा हो जाएगा आप इन सभी को जो है सो बहुपद का नाम दे सकते हैं। इन सभी को आप क्या कह सकते हैं बच्चों? बहुपद का नाम दे सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि आज का जो चैप्टर हमारा होने वाला है बहुपद, ये किस तरीके से डिफाइंड हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इस बहुपद को हमने अभी केवल पद के आधार पर कैटेगराइज किया है कि पद के आधार पर ये जो है सो किस तरीके से हमारे सामने आया है और हम उसे किस तरह से बहुपद का नाम दे पा रहे हैं। अब आगे समझते हैं कि घात के आधार पे, घात के आधार पे जो है सो बहुपद को कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि घात क्या होता है। बच्चों जो घात होता है वो बहुपद का मैक्सिमम पावर होता है। क्या होता है बच्चों? ये मैक्सिमम पावर होता है। मतलब कोई भी हमारे पास बहुपद है तो उसका जो मैक्सिमम पावर होगा, चर टर्म के ऊपर उसके माथे पे, उसका मुंडी पे कितना ज्यादा और मैक्सिमम कितना नंबर लिखा हुआ है, उसी को हम लोग घात कहेंगे। लेकिन एक कंडीशन है जो आपने जाना है कि जो घात है, जो इसका पावर है, ये हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी जो है तो ये बहुपद कहलाएगा, अदरवाइज ये तो बहुपद ही नहीं कहलाएगा। तो हम बहुपद का कैटेगरी कैसे बता पाएंगे? अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है सर, ये तो बहुत बार हमने सीखा है। वेरी गुड। तो जो 0, 1, 2, 3, 4, यदि ये संख्याएं चर टर्म के ऊपर आती है तो हम इसे कहेंगे कि वो उसका घात है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपके सामने कॉन्सेप्ट है 3x का पावर 3 प्लस 6x प्लस 6। चलो ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन 3x का पावर 2 माइनस 3x प्लस 9। थर्ड क्वेश्चन 6x का पावर 4 माइनस 3x प्लस 6। फोर्थ क्वेश्चन x का पावर 15 माइनस 3x का पावर 0 प्लस 6 प्लस 6x का पावर 2। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन 6x का पावर 100 माइनस 3x का पावर 10 प्लस 6। और लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा 3x का पावर 2 माइनस 3x प्लस 7। चलो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अच्छा बच्चों, इसमें थोड़ा सा सुधार कर ले हम, तो इसको हम ऐसा रखते हैं 3x माइनस 2, बस इतना रखते हैं। अब आप सोचो कि हमारे सामने क्या है। इन सभी में आपको समझना है, आपको घात फाइंड आउट करना है, आपको ये समझना है कि इसका घात कितना है। तो समझते हैं। सबसे पहला में जो चर टर्म है, सबसे पहले देखो बहुत आसान है, बहुत आसान। जो इसमें जो चर टर्म है, जो चर टर्म है, इसका मैक्सिमम पावर कितना दिखा। देखो अब बोलोगे सर चर यहां भी है, चर यहां भी है, तो यदि चर इन दोनों, अच्छा बच्चों ये भी है एक और नया कॉन्सेप्ट, अभी नया चीज सीखो कि यदि हम आपको कहें कि हमारे सामने 6 है तो क्या इसमें कोई चर टर्म है? यदि मैं पूछूं कि इसका घात कितना होगा तो बोलोगे सर इसमें तो चर टर्म ही नहीं है। वेरी गुड, चर टर्म बिल्कुल नहीं है। तो चर टर्म यदि नहीं है, इसका मतलब एक बात आप कॉन्सेप्ट के रूप में याद कर लें कि यदि x का पावर 0 करो तो उसका वैल्यू 1 आता है। x का पावर 0 करो तो उसका वैल्यू 1 आता है। किसी भी चीज का पावर 0 करो तो 1 आएगा। यदि हम बोले कि n का पावर 0 करो तब भी n आएगा। यदि हम 7 का पावर 0 करेंगे तब भी 1 आएगा। यदि हम 9 का पावर 0 करेंगे तब भी 1 आएगा। यदि हम y का पावर 0 करेंगे तब भी 1 आएगा। तो मेरा पावर भी 0 कर दो तब भी 1 आएगा। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि किसी का भी पावर तुम 0 कर दो तो उसका वैल्यू 1 आता है। अब बोलोगे सर इससे क्या समझ में आया? तो यदि हम आपको कहें कि 6 जो है उसका घात क्या होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए 6 को हम 6 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, और यदि हम 6 इंटू 1 के जगह पे यदि हम x का पावर 0 लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। वेरी गुड। तो ये क्या बन सकता है? 6x का पावर 0 बन सकता है। अब यहां पर तो हमारे सामने चर है और चर का जो पावर है मैक्सिमम वो 0 आया। इसका मतलब हम 6 में जो घात है उसको हम 0 कह सकते हैं। मतलब 6 वाले जो एक पद है इसका घात जो है वो 0 हो जाएगा। घात का मतलब पावर। तो आई होप ये समझ में आया कि कहीं कोई अकेला नंबर है, इसमें x आपको नहीं भी दिख रहा है, फिर भी x का पावर उसमें 0 है, क्योंकि x का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। और यहां पर इस तरीके से, इस कॉन्सेप्ट से यहां पर इसका जो घात है, इसका जो घात है वो आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप क्लियर। तो इस तरीके से यहां समझते हैं।
यहां पर भी हमारे सामने एक सॉरी चर है, यहां पर भी चर है, लेकिन हमको जो घात कहेंगे वो क्या होगा? तो मैंने कहा मैक्सिमम पावर, जो मैक्सिमम पावर होगा उसे ही कोई हम लोग घात कहते हैं। तो इसमें जो घात है वो हमारा निकल के आ रहा है 3। इसमें जो घात निकल के आ रहा है बच्चों, ये कितना निकल के आ रहा है? तो 3 निकल के आ रहा है सर। अच्छा, इसमें यहां पर है, लेकिन मैक्सिमम कितना है? 2। तो इसका जो घात है वो 2 है। इसका सर 4 है। इसका तो सर 15 दिख रहा है। अच्छा, इसका ओ माय गॉड, इसका तो सर 100 दिख रहा है। इसका सर कुछ नहीं दिख रहा। तो यदि x का पावर कुछ नहीं है बच्चों तो 1 है, इसका मतलब इसमें 1 दिख रहा है। अब आपको यह समझना होगा कि यदि घात इस तरीके से हो तो हम उसे किस तरह से नाम देंगे, इसे किस तरह से नाम देंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है, थर्ड चैप्टर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि यदि किसी बहुपद का घात 1 होगा, यदि किसी बहुपद का घात 1 होगा बच्चों, तो इसे नाम दिया जाता है रैखिक। मतलब ये रैखिक बहुपद बनता है। रैखिक का मतलब ये हुआ कि इसका जो आपका बनेगा ग्राफ, उसका जो लाइन होगा वो सीधी रेखा बनाएगा, इसीलिए इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन सा? यदि ये जो है जिसका मैक्सिमम घात 1 है उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। वेरी गुड सर। यदि 2 रहा तो? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन। यदि 2 रहा तो हम इसे कहेंगे द्वि, और हम पद के आधार पे नहीं घात के आधार पे बांट रहे, तो हम इसे द्विघात कहेंगे, द्विपद नहीं कहेंगे, क्योंकि हम तो इसे घात के आधार पे जो है सो कैटेगराइज कर रहे हैं। यदि हम इसे पद के आधार पे हम कैटेगराइज कर रहे होते तो 1 2 3 पद है तो इसे हम त्रिपद कहते। लेकिन जब घात के आधार पे हम कैटेगराइज करें तो इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 2 निकला, इसलिए हम इसे द्विघात कहेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आप नाम बताओ, जल्दी से बताओ कि यदि 3 होगा, घात 3 होगा तो नाम क्या देंगे? तो बहुत आसान है सर, इसे तो हम नाम देंगे त्रिघात, क्योंकि घात कितना है? 3 है। तो यदि घात 3 हुआ तो उसको हम त्रिघात कहेंगे, बहुत आसान है। यदि 4 है तो आप उसे चतुर्घात कह सकते हैं, चतुर्घात मतलब बहुत सारे 4 घात है। अच्छा, 15 है, फिर 100 है, तब आप उस तरह से कह सकते हैं कि ये 15 का घात है, ये 100 का घात है, इस तरीके से हम इसका नाम दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि ये बहुपद किस तरह से काम कर रहा है और बहुपद का 2 कैटेगरी कैसे वर्क करता है, एक पद के आधार पे और एक घात के आधार पे। जल्दी से रिवीजन करते हैं। यदि पदों की संख्या 1 है तो एक पदी, 2 है तो द्विपदी, 3 है तो त्रिपदी, 4 है तो चतुर्पदी, इस तरीके से 2 से ज्यादा होने पे हम उसे बहुपद कह सकते हैं। अच्छा, इसे भी आप बहुपद कह सकते हैं जो एक टर्म है, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आखिर ये भी तो एक तरह से पद ही है। और जब हम पद की कैटेगरी में आते हैं तो यदि हम इसे प्लस करके 0 लिख दें तब भी ये बहुपद बन जाएगा। तो यहाँ आप इसे भी बहुपद कह सकते हो, हालांकि 2 से ज्यादा हो तभी हम उसे बहुपद कहेंगे। अच्छा, जब हम घात की बात करते हैं तो घात में मैक्सिमम पावर देखा जाता है, जो मैक्सिमम पावर होगा उसी को हम कहते हैं घात। अच्छा, जो मैक्सिमम पावर है वो हमेशा पूर्ण संख्या में होगा तभी हम उसे बहुपद कहेंगे, और यदि ऐसा हुआ तब ये बहुपद की कैटेगरी में हम घात को कैटेगराइज कर पाएंगे। यदि इसका जो घात है वो 1 निकल के आया तो हम उसे रैखिक कहेंगे, यदि 2 आया तो द्विघात कहेंगे, 3 आया तो त्रिघात कहेंगे, और 4 आया तो चतुर्घात कहेंगे, 5 आया तो 5 की घात, 6 की घात, 7 की घात, ऐसे 15 की घात और 100 की घात भी हो जाएगा। आई होप ये बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों, अब हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको समझना है थोड़ा सा। हमने पद के आधार पे और घात के आधार पे इन 2 तरीके से हमने कैटेगराइज कर लिया है इसे। अच्छा, एक नया चीज आप लोगों ने क्या सीखा कि यदि हम किसी का भी पावर 0 कर दें तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। किसी का भी पावर 0 करो तो उसका वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो इस तरीके से हमने ये भी सीखा है कि यदि सिर्फ आपके सामने 2 है और इसको हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ ये जो 2 है इसमें इसका जो घात है, इसकी जो घात है 2 की घात, ये कितना हो सकता है? मतलब इस टर्म में, इस पद में घात कितना है? तो हमने कहा कि इसके बगल में हम x का पावर 0 लिख दें तो इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 का 2 है और x का पावर 0 मतलब 1 है, तो हमारे पास फाइनल फिर वही संख्या आ जाता है। इसका मतलब इसमें हम x का पावर जो है वो 0 लिख सकते हैं, तो इसकी जो घात है वो 0 बन जाती है। आई होप क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग समझते हैं बच्चों, बहुत आसान चैप्टर है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये शून्य क्या होता है। अब हमें समझना है कि शून्य क्या होता है। चलो तो शून्य कॉन्सेप्ट लेते हैं। आपका चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है क्योंकि आपको यही समझना है कि शून्य क्या होता है। अब शून्य क्या होता है तो नाम में ही छुपा हुआ है, जो शून्य कर दे, जो किसी भी पद को क्या कर दे? शून्य कर दे। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 4x
अब बच्चों हमारे सामने एक क्वेश्चन ये रहा। अब आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो इसे जीरो कर दे, जो इसे जीरो कर दे, ये समझना है। तो यदि हम इसे बात करें कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो इसे जीरो करती हो, तो आप सोचो, आपको सोचना होगा कि यदि हम x का वैल्यू 2 रखते हैं, x का वैल्यू कितना रखते हैं 2, तो बच्चों 2 इंटू एक्स के जहां पे 2 कर दे तो 2 का स्क्वायर बनता है। अच्छा, माइनस 4 इंटू 2 बनता है, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 का वर्ग 4 और 2 8 और माइनस 4 2 8 और ये क्या बन गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद को शून्य कौन कर पाया, इस बहुपद को शून्य कौन कर पाया, तो जो शून्य कर पाया है x बराबर 2 वही इसका शून्यक कहलाएगा। मतलब इस बहुपद का जो शून्यक होगा बच्चों, शून्यक जो होगा ये होगा 2, ये होगा 2, शून्यक कितना होगा 2 होगा। अब आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि 2 होगा। अच्छा, और भी संख्याएं हो सकती है, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके कि कितने सारे शून्यक निकल सकते हैं क्वेश्चन से, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं इसी चीज में कि सर शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। हम कोई भी हमारे पास सामने बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, शून्यकों की संख्या। तो एक बात समझना है, शून्यकों की संख्या का डायरेक्ट रिलेशन होता है बच्चों घात से। किससे होता है, घात से। इस कॉन्सेप्ट को आप याद कर लें तुरंत। क्या याद करना है कि जो शून्यकों की संख्या है उसका डायरेक्ट रिलेशन घात के साथ होता है। कहने का मतलब, यदि मैं आपसे कहूं कि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ऐसा एक क्वेश्चन है, तो आपको क्या समझ में आया, ये कौन सा घात है बताओ, ये घातों का समीकरण क्या है इसका। तो इसका घातों का समीकरण समझ में आया सर कि ये तो द्विघात है। क्यों, क्योंकि घात मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये द्विघात। वेरी गुड। अब यदि ये द्विघात होगा ना, यदि ये द्विघात होगा तो हमेशा याद रखना कि इसका जो शून्यकों की संख्या है क्या है बच्चों, तो शून्यकों की संख्या, इसकी जो शून्यकों की संख्या है वो भी हमेशा 2 आएगा। 2 आएगा इसका मतलब ये नहीं है कि 2 नंबर है, मैंने कहा 2 आएगा इसका मतलब 2 नंबर आएगा, एक कुछ आएगा फिर एक दूसरा नंबर आएगा, तो इसके पास 2 नंबर्स होंगे, मतलब 2 आपको शून्यकों की संख्या मिलेगी। अच्छा, यदि मैं कहूं कि 6x का पावर 3 माइनस 2x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10, ऐसा कुछ भी हो, ऐसा कोई इक्वेशन है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब ये त्रिघाती है। अच्छा, यदि ये त्रिघाती है इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होंगी, तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। इसमें 3 ऐसे ऐसे नंबर्स आपके सामने मिलेंगी जो इस पूरे नंबर को, इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरे बहुपद को जीरो कर देता हो। जैसे अभी अभी हमने सीखा था उसमें एक नंबर। अच्छा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन से समझते हैं तो वो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है 6x माइनस 2। अब आप सोचो कि 6x माइनस 2 में आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा, 6x माइनस 2 के जहां पे हम मान लेते हैं, हम 12 लेते हैं, 12 लेते हैं, वो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। तो यदि 6x माइनस 12 है, अब एक नंबर ऐसा सोचो जो इस पूरे इक्वेशन को शून्य कर दे। x के जहां पे ऐसा कौन सा नंबर रखा जाए कि इस पूरे बहुपद को शून्य कर दे, उसी को हम इसका शून्यक कह देंगे। तो बच्चों आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि यदि x के जगह पे हम 2 रख दे तो 6 2 12, मतलब 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 में से 12 जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू जो होता है ना बच्चों, जो x का वैल्यू आया 2, जो इसे 0 कर पा रहा है, यही अपने आप में एक शून्यक है। तो शून्यक से आप दो चीज समझ में आ रहा है कि सर जो इक्वेशन को 0 कर दे, जो इक्वेशन को शून्य कर दे, उसी को शून्यक कहते हैं। या जो x का वैल्यू आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, जो इसे 0 बनाता हो, इन दोनों को कैलकुलेशन को 0 बनाता हो, उसी को शून्यक कहते हैं। अब क्या समझ में आया, ठीक है, यहां से एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि आप लोग अभी आगे चल करके पढ़ेंगे चैप्टर में, 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ऐसा आपके सामने एक और इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में सबसे बड़ी बात क्या है, इस इक्वेशन में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे x का पावर 2 है, मतलब घात 2 है। यदि घात 2 है तो इसमें कितने सारे शून्य की संख्या निकल सकता है। हालांकि वो उसे चैप्टर में समझेंगे, लेकिन आप यहाँ पे समझ लो। आप क्लास 9th में एक चीज समझे होंगे बच्चों, आप क्लास 9th में एक चीज पढ़े होंगे कि हम इसका गुणनखंड कैसे करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए क्या होता है कॉन्सेप्ट कि पहले शुरू और अंत वाले को गुना कर दो, तो 2 × 6 होता है, और 6 को इस प्रकार तोड़ो, 6 को इस प्रकार तोड़ो कि जोड़ने या घटाने से बीच वाले के बराबर आ जाए। तो यदि हम 6 को तोड़े तो उसी तरह से तोड़ेगा, मतलब 2 × 6। अब 2 और 3 को आपस में जोड़ो तो इसके इक्वल में हो जाता है। इसका मतलब हम इसे क्या लिखेंगे,
2x² लिखेंगे और ये जो 5x है इसको दो भाग में तोड़ दो और ये दो भाग क्या होने वाला है, यही दोनों होने वाला है जिसको जोड़ के ये आ रहा है। मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2x और इसे लिख सकते हैं 3x और दोनों को आपस में जोड़ दो तो देखो 2 और 3x मिला के 5x हो गया। तो 5x के जगह पे हमने इसे लिखा और लास्ट में लिखेंगे +3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा बराबर 0 क्यों है, क्योंकि हम शून्य निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसे शून्य करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है 2, तो 2 कॉमन निकाल लो और एक x भी कॉमन है, एक x भी कॉमन है, मतलब 2 और एक x कॉमन निकाल लो। तो यहाँ क्या बचता बच्चों, 2 निकाल लिया, एक x निकाल लिया तो एक x बचा, प्लस यहाँ 2x में से 2x टोटल निकल गया। तो यदि कुछ भी नहीं है इसमें मल्टीप्लाई 1 है गुने 1 है, यदि 2x पूरा निकल गया तो यहाँ पर 1 बच रहा है। वेरी गुड। अच्छा इन दोनों में क्या निकला सर, तो इन दोनों में 3 निकला, यहाँ पे x बचा और यहाँ से 3 पूरा निकल गया तो कुछ नहीं तो 1 बचा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब बच्चों फिर से कॉमन है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इन दोनों में कॉमन मिल रहा है तो फिर से क्या करेंगे, x + 1 कॉमन निकाल लो दोनों से। तो इस टर्म में क्या बचता है 2x और इस टर्म में क्या बचता है 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यदि हम इसका शून्यक निकालने की कोशिश करें, यदि हम इसके शून्यक निकालने की कोशिश करें तो क्या क्या निकलेगा, देखो तो इसे हम बनाते हैं, इसे थोड़ा सा यहां से हम मिटा लें। यदि हम शून्यक निकाले बच्चों तो समझ में आएगा कि x + 1 = 0 कर दो, x + 1 = 0 करो तो x का वैल्यू समझ में आ रहा है कि माइनस में 1 आ जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा। और यदि यहां से करें 2x + 3 = 0 करें तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो ये प्लस का इधर आएगा -3 और ये जो इसमें मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ जाएगा तो बाई 2 बन गया। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला, चलिए अब समझते हैं कि लेसन क्या है इसका, हमने क्या सीखा इस बात से। तो हमने ये सीखा कि यहां पर x का मान 2, सिर्फ एक नंबर वही इसको 0 कर पा रहा था। यदि हम x के जगह पे 2 रख दें तो 6 दूना 12 में से 12 गया 0 हो गया, तो शून्यक सिर्फ और सिर्फ एक नंबर निकला। एक ही वो संख्या है जो उसे 0 कर सकता है। अब एक ही संख्या क्यों निकला, क्योंकि इसका जो घात है बच्चों वो सिर्फ 1 है। तो घातों की संख्या जितना रहेगा उतनी ही संख्या शून्यकों की भी होंगी। यही हमने यहाँ लिखा है कि शून्यकों की संख्या घातों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब घात 1 है तो शून्य की संख्या 1 निकला, इसमें घात 2 है मैक्सिमम तो शून्यकों की संख्या 2 निकला है। मतलब -1 को यदि तुम x के जगह पे रखो तब भी इसे 0 कर देगा और यदि x के जगह पे तुम -3/2 भी रखो तब भी इस इक्वेशन को ये 0 कर देगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि जो शून्यकों की संख्या है बच्चों वही आपका घात की संख्या भी होता है। ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए क्या, ये तो बहुत आराम से समझ में आ गया कि जो शून्यकों की संख्या होगी वही घातों की संख्या होगी। चलो अब एक नया कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अब आपको एक बात समझना है कि मान लेते हैं आपके सामने एक ग्राफ है, इस ग्राफ में आप जानते हैं कि ये होता है आपका y, ये होता है y', ये होता है x, ये होता है x'। बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है यहाँ से कि आपके सामने किसी भी तरह का एक ग्राफ दे देगा, जैसे कि मान लो इस तरह का एक ग्राफ दे दिया और इस ग्राफ को दे करके आपसे पूछेगा कि बताओ इसके भाई px का मतलब क्या हुआ कि x अक्ष पर जो है सो शून्यकों की संख्या क्या होगा, इस x अक्ष के लिए शून्यकों की संख्या क्या होगा, फिर से इस x अक्ष के लिए शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो बच्चों इसमें x अक्ष कितनी होगी शून्यकों की संख्या कितनी होगी। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा है कि घातों की संख्या शून्यकों की संख्या के इक्वल होगा, लेकिन यहां पर आपके सामने कोई इक्वेशन नहीं दिया, उस इक्वेशन के बदले आपको एक ग्राफ दे दिया। अब इस ग्राफ को देख के आपको समझना होगा कि px मतलब शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो बच्चों शून्यकों की संख्या कितनी होंगी ये डिपेंड करेगा कि x अक्ष को वो कितने जगह पे टच किया हुआ है। तो देखो ये एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, चूंकि 3 जगह पे टच किया हुआ है तो इसमें शून्यकों की संख्या आपके सामने 3 आता हुआ दिख रहा है। मतलब 3 ऐसे नंबर्स होंगे जो इससे बनने वाला जो बहुपद होगा उस बहुपद को वो शून्य कर देगा। और यहीं पे आपसे पूछा जाए, यदि यहीं से आपसे पूछा जाए बच्चों कि py कितना होगा, py मतलब y अक्ष पर कितने जगह पे ये इसको काट रहा है, तो आपको ये समझना है। तो सिर्फ एक जगह पे हमें नजर आ रहा है सर, इसका मतलब ये 1 होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। आपके सामने इस तरह से एक ग्राफ है, इस ग्राफ पे हमें पता है इस ग्राफ पे कि ये है आपका y, ये है y', ये है x और ये है x', ये है आपका x'। अब आपके सामने जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, ये जो ग्राफ है वो आपका इस तरह से दिया है।
अब यदि ग्राफ इस तरह से है बच्चों, तो आपको बताना है, जल्दी से तुरंत बताना है, ये तो बहुत आसान हो गया कि पी एक्स क्या होगा। पी एक्स क्या होगा बच्चों, सोचो पी एक्स क्या होगा, मतलब एक्स अक्ष पे कितने जगह पे टच कर रहा है, इसे कितने जगह पे टच किया हुआ आपको नजर आ रहा है, तो सर दिख रहा है एक जगह पे, यहाँ दिख रहा है दो जगह पे, एक्स अक्ष को तो दो ही जगह पे टच कर रहा है सर, वेरी गुड। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो जाएगा दो, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। यदि हम बोले कि पी वाई कितना होगा, अब देखो पी वाई कितना होगा, मतलब वाई अक्ष को कितने जगह पे टच कर रहा है बताओ, तो सर एक जगह पे टच कर रहा है, बस एक जगह में नजर आया, इसका मतलब पी वाई का वैल्यू एक होगा। आई होप ये बहुत अच्छे समझ में आ गया हो, बहुत आसान है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलो अब आई होप आपको सारा इंट्रोडक्शन पार्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है और क्वेश्चन कितना आसान है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, एग्जाम्पल। आपका सबसे पहला एग्जाम्पल है, यदि बहुत ध्यान से आप पढ़ पा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफ, ये अच्छे से नहीं लिखा है, ग्राफों को देखिए और प्रत्येक आकृति में बताइए कि y इक्वल टू पी एक्स, जहां पी एक्स एक बहुपद है, पी एक्स एक बहुपद है, मतलब आपको ध्यान देना है एक्स अक्ष पे, उसका ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए आपको पी एक्स में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। बच्चों बहुत आसान नहीं हुआ, अभी अभी हमने सीखा है कि पी एक्स के लिए जो है वो शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो यदि हमको पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या जानना है तो हमको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ देखना है, ये आपका ग्राफ है और उसमें सिर्फ एक ही जगह है जहां पर इसमें टच कर रहा है, तो इसमें जो है पी एक्स का जो वैल्यू होगा, ये जो पी एक्स का वैल्यू होगा वो सिर्फ एक होगा, और पी एक्स का मतलब होता है शून्यकों की संख्या। एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितनी हुई, एक हुई। इसमें कितना हुआ देखो, तो सर दो जगह पे टच हुआ, एक दो, इसमें दो हो जाएगा। इसमें देखो बताओ जल्दी से, इसमें कितना होगा बच्चों, तो कितने जगह पे टच हुआ, एक दो तीन, इसका मतलब यहाँ पर जो पी एक्स का वैल्यू होगा वो 3 होगा। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या बराबर एक। अच्छे से लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिखेंगे पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या बराबर एक। यहाँ बताओ इसमें कितने जगह पे टच हो रहा है, तो सर एक जगह पे टच हो रहा है सर, वेरी गुड। तो पी एक्स इक्वल टू शून्यकों की संख्या एक हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें भी आपको दिख रहा है एक जगह पे केवल टच किया, बीच वाला पार्ट छुआ हुआ इसको, तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि पी एक्स इक्वल टू 1 होगा। इसमें भी एक होगा शून्यकों की संख्या। इसको देखो बच्चों, ये आपको खतरनाक लग रहा है क्या, नहीं सर बिल्कुल आसान है। क्यों, क्योंकि एक दो तीन चार, यहाँ पे इसको चार जगह पे ये टच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी जो है वो पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, शून्यकों की संख्या एक हो जाएगा। आई होप आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल को तो हमने ऐसे ही बना दिया बहुत ही आराम से। चलो अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाता है 2.1। ये जो प्रश्नावली आपके सामने आ गया है, प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन भी एकदम उसी तरह से, तो सॉल्व करो जल्दी जल्दी, हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या बताओ, तो पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या क्या होगा, तो एक्स वाले अक्ष पे बिल्कुल भी आपको ये ग्राफ टच होता हुआ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा। आपको याद होगा यदि नहीं दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू 0 है। अच्छा पी एक्स इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, शून्यकों की संख्या 0 है। शून्यकों की संख्या 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका घात जो है, घात वो एक भी नहीं। अच्छा बच्चों आपको एक बात समझना होगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आना होगा कि यहाँ पर पी एक्स का वैल्यू कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि यदि ऐसा भी कहीं कोई इक्वेशन है, यदि ऐसा भी कोई इक्वेशन है, तो इसमें आपको यहाँ पर इसमें x का वैल्यू सिर्फ एक ही नजर आएगा, -2, जो एक शून्य किस है। तो यहाँ पर एक शून्य किस लिए आया, क्योंकि यह एक बार x को टच करता हुआ नजर आ रहा है कि x अक्ष को -2 पे टच करेगा, ये ऐसा हमें पता चलेगा इसके ग्राफ से। लेकिन चूंकि ये x अक्ष को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा, इसका मतलब है यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि जो px का वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि x को बिल्कुल टच नहीं कर रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर px को एक जगह पे टच हो रहा है, तो px का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसमें एक दो तीन जगह पे टच कर रहा है, तो px का वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगा। इसमें एक दो जगह पे टच कर रहा है, तो यहाँ पर px का वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों एक दो तीन चार, तो px में शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। इसमें भी एक और दो और एक तीन, तो यहाँ पर बच्चों px में शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। तो आई होप ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और एक क्वेश्चन तो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से समझ लिया कंप्लीट हो चुका है आपका। एक नंबर में ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, जो आपको बहुत आराम से बन जाएगा आपसे। अब आइए समझते हैं आपके सामने एक नया प्रश्न और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न है
कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। बच्चों अभी एक नया क्वेश्चन। अब इस नया क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक नया बात बता दूं। ये नई बात क्या है? तो ये नई बात है फॉर्मेट। द्विघात समीकरण का फॉर्मेट अलग होता है और रैखिक समीकरण का अलग होता है। और रैखिक समीकरण बोलो या रैखिक बहुपद बोलो, रैखिक बहुपद हमारे सामने है और क्या है बच्चों? तो ये है द्विघात बहुपद और क्या है? एक हमारे सामने है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब आपको एक बात तो समझ आ ही गया होगा कि रैखिक का मतलब होता है जिसका घात 1 होता है, द्विघात का मतलब जिसका 2 होता है, त्रिघात का मतलब जिसका घात 3 होता है। तो इसका जो एक बेसिक फॉर्मेट होता है बच्चों, जिसको आपको समझना होगा बहुत अच्छे से। तो इसका जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो होता है ax प्लस b। क्या समझ में आया यहाँ पे कि सर जो x है ना इसका मैक्सिमम पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है इसीलिए इसे रैखिक कहा हमने। और जो a और b है बच्चों, जो a और b है यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अच्छा एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछे। एक क्वेश्चन ऐसा है कि 2 रूट एक्स प्लस 5 और एक क्वेश्चन है रूट 2x प्लस 5। इन दोनों में से कौन सा बहुपद है ये आपको बताना है, क्योंकि बहुपद के लिए आपने कंडीशन पढ़ा है कि चर का जो पावर है, चर का जो घात है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इन दोनों को देख के बताओ कि इसमें से कौन सी संख्या एक जो है सो बहुपद है और कौन सी संख्या बहुपद नहीं है। चलो समझते हैं। अब देखो, आप जानते हो कि यदि चर के पार, यदि चर के ऊपर जो है सो इस तरह से रूट हो, तो आप जानते हो कि रूट को हटाने पे ये बनता है x का पावर 1/2 और प्लस में 5, ऐसा बनेगा ये। अब आप जानते हो कि चूंकि चर संख्या के ऊपर, चर के ऊपर चूंकि 1/2 आ गया, चर के ऊपर जो है सो 1/2 आ गया और ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। लेकिन इसमें आप देखोगे तो जो हमारा चर पद है उसके ऊपर 1 है और ये पूर्ण संख्या है, तो इसे बच्चों हम एक बहुपद कह सकते हैं। इसे हम नहीं कहेंगे लेकिन इसे कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं सर? क्योंकि इसका जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए हम इसे बहुपद नहीं कहें, और इसका घात जो है वो एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये जो है सो एक बहुपद अच्छे से कह सकते हैं इसे। चलो अब आते हैं हम लोग वापस अपने टॉपिक पे। तो हम लोग क्या सीख रहे थे? हम लोग ये सीख रहे थे कि यहाँ पर x का पावर 1 है तो वो रैखिक कहलाएगा, जहां पर a और b जो है वो एक वास्तविक संख्या हो सकता है, मतलब कोई भी संख्या वहां पे हो सकता है, कोई इशू नहीं है, रूट में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम लोग एक रैखिक बहुपद कहते हैं। अच्छा इसका क्या फॉर्मेट होता है? तो द्विघात का फॉर्मेट होता है x का पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उसके पहले यदि कोई नंबर है तो उसे हम a कहते हैं। अब बच्चों यदि x का पावर मैक्सिमम 2 है तो एक वाला भी होगा और उससे पहले वाले को b कह देंगे और लास्ट वाले टर्म को c कह देंगे। तो ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है ना, ये आपका द्विघात बहुपद का एक फॉर्मेट है जिसपे पूरा इक्वेशन सेट रहता है, जिसपे पूरा बहुपद लिखा जाता है। कहने का मतलब इसका हम एग्जांपल लिखें तो a के जगह पे यदि हम 3 लिख दें तो 3x स्क्वायर प्लस b के जगह पे हम कोई नंबर लिख दें 5x प्लस c के जगह पे कुछ लिख दें 2। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये जो है सो a का वैल्यू बताता है, ये b का वैल्यू बताता है और ये c का वैल्यू बताता है। तो इस फॉर्मेट पे हमने एक द्विघात बहुपद को लिख दिया। अब इसी तरीके से यदि आप सोचें, यदि हम इसी तरह से सोचें तो त्रिघात बहुपद को हम कैसे लिख सकते हैं? तो सर x का पावर मैक्सिमम होना चाहिए 3। तो यदि x का मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए तो जाहिर सी बात है कि बगल में हम उसे a लिखेंगे। वेरी गुड। अब 3 है तो कम करते जाओ, x का पावर 2 होगा उससे पहले b होगा, x का पावर 1 होगा उससे पहले c होगा और लास्ट में d होगा। इस तरीके से बच्चों इसका फॉर्मेट इस तरह से तैयार हो जाएगा ax³ bx² cx प्लस d। ये आपको समझ में आना चाहिए रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद का ये पूरा फॉर्मेट है। आई होप समझ में आया होगा। अब आप